हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में। हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग फेजेस जो हैं माइस्ट मूवमेंट के या नेक्सलिज्म के, अगर हम बात करें जिसको हम कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, उसके अलग अलग स्टेजेस एंड फेजेस को हम लोग स्टडी कर रहे थे। और पहला जो फेज था इसका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का भारत के अंदर, उसमें हमने ये बात करी थी कि वो फेज जो है 1967 तक अराउंड चला था, 1960s के एरा में चला था, जिसके बाद चारू मजुमदार की डेथ हो गई थी, जो कि पायनियर माने जाते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया के। तो इस पर्सन की हो गई डेथ। अब इसके बाद कौन सा रुख लिया गया सीपीआई एमएल जैसी पार्टियों के द्वारा, या फिर क्या दूरदर्शा हुई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की? क्या वो जमीन में मिट्टी में मिलकर रह गई इनकी मूवमेंट, इनकी आइडियोलॉजी, इनके सोच विचार, इनके मकसद, इनका आर्म्ड रेबेलियन, या फिर दोबारा ये उठ के खड़ा हुआ ये पूरा का पूरा इनका सेटअप? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, खत्म तो देखो नहीं हुआ होगा, एक वैक्यूम जरूर आया होगा, क्योंकि आज भी ये चीज परेशानी की फॉर्म में भारत की सरकार को और आर्म फोर्सेस को एक तरीके से चुनौती देने का काम करती हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की समस्याएं भारत के अंदर। तो हम बात करते हैं चारू मजुमदार की मृत्यु के बाद क्या रुख लिया गया, क्या बेसिकली पाथ ली गई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के द्वारा भारत में पोस्ट चारू फेज 1970 से लेकर 2000 तक 30 सालों तक लगभग ये वाला सेकंड फेज चलता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का भारत के अंदर। चारू मजुमदार की डेथ से राइटर आपको यहां पर ये बता रहे हैं कि पूरे भारत में जो भी नेक्सलाइट मूवमेंट के साथ ज्वाइन हुए जो व्यक्ति थे या जिनकी आइडियोलॉजी चारू मजुमदार की आइडियोलॉजी से मेल खाती थी, मैच करती थी, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा चारू मजुमदार की मृत्यु के बाद। ठीक है। और सीपीआई एमएल का क्या हाशर हुआ, जो कि चारू मजुमदार की पार्टी थी। सीपीआई एमएल मतलब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये पार्टी फ्रेगमेंटेड हो गई, डिसइंटीग्रेटेड हो गई, और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में ये वाली जो पार्टी है ये बंटने लगी। ठीक है। और उसी के बहुत सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो भी इमर्ज होकर आए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? सीपीआई एमएल डिसइंटीग्रेट क्यों हो गई? क्योंकि सीपीआई एमएल ओरिजिनल पार्टी के अंदर जो भी लीडर्स थे, चारू मजुमदार ने एक तरीके से फेविकॉल की तरह उनको चुपका रखा था अपने आप से, अपनी पार्टी से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने मकसदों से। लेकिन रणभूमि में अगर राजा मर जाए तो प्रजा जो है या सैनिक जो है वो तितर बितर हो जाते हैं। कुछ ऐसी हाशर सीपीआई एमएल पार्टी का भी हुआ। जो पार्टी के लोगों को, जिनकी कोर आइडियोलॉजी को एक दिशा मिलती थी चारू मजुमदार से, वो दिशा खोने लगी, लॉस्ट हो गए बेसिकली। तो अब क्या होता है, चारू मजुमदार एज अ लीडर जो थे सीपीआईएमएल के, इनका तो देहांत हो गया, इनकी तो मृत्यु हो गई। अब कई लोगों को क्या होता है ना, वो ताक रहे होते हैं कि राजा मर जाए तो हम जो है गद्दी पर विराजमान हो जाएं, हम कमान देने लगे, हम बाप बन जाएं इस पार्टी के। तो हर किसी को बाप बनने की चाह थी कि मैं नक्सलिज्म मूवमेंट को इंडिया में लीड करूंगा, मैं इस स्टेट की तरफ से सबसे टॉप का नक्सलाइट लीडर बनना चाहता हूं। इस चीज़ के चलते बड़े सारे इन्यूमरेबल ग्रुप्स और सब ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज हुए, और उनके बीच में आपस में बनती नहीं थी। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इंटरनिसीन स्क्वेबल्स का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहना, पिन पॉइंट करते रहना एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे को एक्यूज करना कि तुमने मेरे को धोखा दिया, तुमने मेरे को पर्दे में रखा, तुमने अब अपने इस एक्शन के बारे में नहीं बताया था, तुम्हें उस एमएलए के बेटे को उठाना था, तुमने उस एमएलए का विधायक का मर्डर करा, तुमने हमें बताया नहीं। ठीक है। और बिल्कुल ही चारू मजुमदार के टाइम पर जो इनकी आइडियोलॉजी थी, जो इनके सोच विचार होते थे, थॉट होते, जो इनके लाइन ऑफ थॉट होते थे, जो एक्शंस होते थे, कुछ जो इन्यूमरेबल ग्रुप्स और सब ग्रुप्स सीपीआई एमएल से अलग होकर अब जो बने,
उन्होंने बिल्कुल ही एक ऐसी दिशा लेना स्टार्ट कर दी जो कि ओरिजिनल सीपीआई पार्टी के रस्तों से, उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी दिशा से मेल नहीं खाता था। तो 1970s और 1980s के जो ये दो दशक जो रहे हैं, 20 साल के लगभग आसपास जो टाइम पीरियड रहा है, यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा गहरी कड़वी पॉलिमिक्स जो है वो देखने को मिली है। पॉलिमिक्स का सिंपल मतलब दोस्तों ये होता है कि ओपनली जब आप किसी व्यक्ति को ओपनली या किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हो, तो इन लोगों ने, सारे ग्रुप्स के लोगों ने, कि जो CPI-ML से अलग अलग होकर बने थे, ए ग्रुप ने एक्यूज करना शुरू करा बी ग्रुप के लोगों को, बी ग्रुप के लोगों ने एक्यूज करना शुरू करा सी ग्रुप के लोगों को। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, चारू मजुमदार की डेथ के बाद CPI-ML नाम की पार्टी मल्टीपल ग्रुप्स में जो है वो फ्रेगमेंटेड हो चुकी थी, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में फोटो में देख पा रहे हो। ठीक है, और इन्हीं कड़वाहट के चलते, इन्हीं बिटर पॉलिमिक्स के चलते बड़े सारे जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स पे ग्रुप्स बनते चले गए, इनका फर्दर डिवीजन होता चला गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे सीनियर लीडर्स के मन में, जो कि नेक्सलिज्म को परस्यू करना चाहते थे, फिर चाहे वो पार्टी के थ्रू हो या बाहर से हो, कैसे भी हो, वो एफर्ट कर रहे थे, वो हाथ पैर मार रहे थे कि जैसा चारू मजुमदार के टाइम पर हम सारे लोग इंटीग्रेटेड थे, तो वैसी एक प्रॉपर तरीके से हम एफर्ट्स कर कर रीबिल्ड करते हैं भारत के अंदर माओइस्ट मूवमेंट को, नेक्सलिज्म को एक साथ फिर से आते हैं। तो कुछ इस चीज़ के लिए प्रयास करे जा रहे थे कुछ लीडर्स के द्वारा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब क्या होता है, ये जो ग्रुप्स टूटेंगे ना, इन ग्रुप्स के नाम आपको याद रखने हैं, उनके लीडर्स के नाम याद रखने हैं आपको एक बार के लिए। ठीक है, कुछ ऑफिस की बातें आप जानते हो कि कुछ ऐसा याद तो आपको करना नहीं है कि आपको प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आएगा, बस आपको मेंस में जो है वो पुट करने हैं पार्टीज के नाम, ग्रुप्स के नाम और लीडर्स के नाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1971 की। 1971 दोस्तों एक ऐसा टाइम था जहां पर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, राइट? जिसको आप फेमसली किस नाम से जानते हो? इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। ठीक है, बांग्लादेश वॉर। इस साल क्या हुआ था, जब भारत बिजी था पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने में और बांग्लादेश नाम की एक नई कंट्री का जब जन्म हो रहा था, उस साल सत्यनारायण सिंह एक पर्सन थे, इनका नाम था सत्यनारायण सिंह। ये हैं सत्यनारायण सिंह। ये ना पहले चारू मजुमदार के साथ काम करते थे CPI-ML में। ठीक है, तो इन्होंने ना रिवोल्ट करना स्टार्ट करा चारू मजुमदार की डेथ के बाद कि मैं चारू मजुमदार की जो एनिहिलेशन की पॉलिसी है, एनिहिलेशन की पॉलिसी मतलब क्या? मतलब अंधाधुंध तरीके से मारते जाना, लोगों को काटते जाना। ठीक है, भारत की सरकार के खिलाफ, भारत के प्रशासन के खिलाफ, आर्मी के बंदों के खिलाफ हथियार उठा लेना, और जो मिले रास्ते में, जो हमारी आइडियोलॉजी के बीच में आएगा उसको टपकाते चलना। लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनको टपका दिया, अमीर लोग हैं उनको टपका दिया, विधायकों को, सांसदों को टपका दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को टपका दिया। सत्यनारायण सिंह ने कहा कि मैं चारू मजुमदार के साथ जब तक काम करता था तब तक मुझे उसकी ये वाली आइडियोलॉजी अच्छी लगती थी कि ये अमीर लोग ही हमारे दुश्मन हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोग ही हमारे दुश्मन हैं, और जो रास्ते में हमारे आए उसको काटते चलो, मारते चलो, उस पर गोलियों की बरसात करते चलो। लेकिन साल 1971 में सत्यनारायण सिंह अपनी आइडियोलॉजी से, जो कि अभी तक चारू मजुमदार की आइडियोलॉजी के पीछे अलाइन थी, चारू मजुमदार की डेथ के बाद अब इनके पर निकल आए, इनके पंख निकल आए। ये बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं आकर कि मैं चारू मजुमदार की आइडियोलॉजी को अभी तक जो सपोर्ट कर रहा था, अब उसको सपोर्ट करना मैं बंद कर रहा हूँ, और मुझे अब CPI-ML से अलग होना है, और मैं अपना खुद का एक ग्रुप बनाऊंगा, खुद की अपनी एक पार्टी बनाऊंगा। और उसको इन्होंने नाम दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। लेकिन भाई साहब को अपन खुद के नाम पर उड़ने का शौक था, तो उन्होंने CPI-ML के आगे एक नाम लगा दिया, CPI-ML SNS।
SNS मतलब सत्यनारायण सिंह ग्रुप, अपने नाम का इस्तेमाल करते हुए CPI-ML SNS पार्टी या SNS ग्रुप बना दिया। ठीक है, उसी साल क्या हुआ, सत्यनारायण सिंह की इस घटनाक्रम के बाद, इनकी इस हरकत के बाद, जब साल 1971 में जिसबी मंथ इंडो पाक वॉर जब चला, ठीक है, तो दो और लोगों ने CPI-ML की पार्टी को छोड़ दिया, जो कि सीनियर लीडर्स थे उस टाइम के CPI-ML में। चारू मजुमदार के बाद काफ़ी सीनियर लीडर्स थे ये। ठीक है, एक का नाम था आशिम चैटर्जी, जिनको आप यहाँ देख पा रहे हो। इनको बाद में ना पैरालिसिस भी हो गया था, इसलिए आप इनका मुंह जो है थोड़ा सा टेढ़ा देख पा रहे होगे। मैंने इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करा था, स्टडी करी थी, तो इनको लकवा मार गया था, इनको पैरालिसिस का अटैक आया था एक बारी। ठीक है, तो यही फ़ोटो मुझे मिली, मैंने यहाँ पर लगा दी। तो ये आसिम चटर्जी जो थे, और दूसरे आप इनके बगल में यहाँ पर देख पा रहे हो, ये से संतोष राणा। ठीक है, तो 1971 में जब इंडो पाक वॉर चल रहा था, तो आशिम चटर्जी और संतोष राणा, जो कि उस टाइम के CPI-ML के काफ़ी दिग्गज लीडर थे, चारू मजुमदार की डेथ के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे थे। वैसे तो सत्यनारायण सिंह भी संभाल रहे थे, लेकिन इन्होंने तो अपना ग्रुप बना लिया बगावत करके। बोलते हैं कि अब मैं चारू मजुमदार की आइडियोलॉजी को नहीं मानता, वो गलत रास्ते पर जा रहा था और मैं थोड़ी सी उससे डिफरेंट आइडियोलॉजी परस्यू करूँगा। सिमिलरली आसिम चटर्जी ने और संतोष राणा ने क्या करा, CPI-ML की पार्टी को छोड़ दिया। ठीक है, क्यों छोड़ दिया, अभी तक ये चारू मजुमदार का साथ दे रहे थे। बात वही है, चारू मजुमदार की डेथ के बाद मैं वही आपको शुरू में बोल रहा था कि इसने सब लोगों को जो बांध कर रखा होता ना अभी तक, अब इसकी डेथ के बाद ना सबके अपने अपने पर निकल आए हैं, अपने अपने तर्क दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है। पूरी जवानी भर चारू मजुमदार का साथ देते रहे हैं, भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के प्रशासन के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ, इंडियन आर्म फोर्सेस के खिलाफ, MLA के खिलाफ, MP के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के खिलाफ, IPS के खिलाफ, सबको मारा इन्होंने, सबको, सबकी नाक में दम करा है। अब सबके अपने अपने असूल निकल कर आ रहे हैं। तो ये दोनों भाई साहब क्या बोलते हैं, कहते हैं चारू मजुमदार जो भारत की सरकार की पोजीशन की जो निंदा करता था ना, या उसके खिलाफ हथियार उठा लेता था, ये हमें पसंद नहीं है। अब हम ये नहीं करना चाहते, क्योंकि इस चीज में कभी ना कभी हम चारू मजुमदार की तरह या उसके बाकी फॉलोअर्स की तरह गोली खाकर कहीं पड़े होंगे इंडियन आर्मी के हाथों के द्वारा। हम वो वाले काम नहीं करना चाहते, हम इंडियन गवर्नमेंट को अपोज नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई जो है सही और गलत के लिए है, ना कि भारत की सरकार से डायरेक्टली है। अब ये बहुत उसूल वाले बनने लगे। खैर जो भी था, लेकिन कुल मिलाकर ये कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर चारू मजुमदार की डेथ के बाद CPI-ML पार्टी का किस तरीके से विनाश होना शुरू हो गया है, टूट टूट कर टुकड़ों में बट रही है, वो बिखर रही है, जिस प्रकार से USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 15 रिपब्लिक्स के अंदर। ठीक है, सिमिलरली इस पार्टी का भी ऐसी विनाश जो है वो शुरू हो चुका है। चारू मजुमदार की डेथ के बाद दो मुख्य ऐसे पर्सन जिनका नाम आपको जानना चाहिए इतिहास के पन्नों में, जिन्होंने चारू मजुमदार की जगह ली, दो लोगों ने साथ में जगह ली थी। एक का नाम था महादेव मुखर्जी, जिनको आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, और दूसरे थे BN शर्मा। BN शर्मा की पूरे इंटरनेट पे कहीं फोटो नहीं मिली दोस्तों मुझे, ठीक है, ना ही मेरी टीम को मिली। हमने बहुत सर्च करा, इनका सिर्फ नाम यहाँ पर गिवन है, लेकिन पूरे इंटरनेट पे इनकी कोई फोटो नहीं है। ठीक है, तो महादेव मुखर्जी और BN शर्मा। लेकिन ये जो यूनिटी थी इनकी कि महादेव मुखर्जी और BN शर्मा जी CPI-ML पार्टी को संभालेंगे चारू मजुमदार की डेथ के बाद, ये ज़्यादा टाइम चली नहीं। जैसा कि मैं इस लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ, चारू मजुमदार की डेथ के बाद हर किसी को पार्टी में बाप बनने का शौक जो है वो चढ़ा हुआ है, उनके सर पे विराजमान है। तब तक तो वो उसके सामने चुप रहे, अब इनके पर निकल आए हैं। ये यूनिटी खत्म हो गई महादेव मुखर्जी और BN शर्मा के बीच में। महादेव मुखर्जी ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली चालाकी से फॉलोअर्स के साथ, और जो शर्मा थे BN शर्मा, इनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया। तो हर कोई अपना राजनीति का षड्यंत्र, अपना दाव अपने तरीके से साम दाम दंड भेद करते हुए मोल्ड करने में लगे हुए, अपने अपने ग्रुप को, अपने अपने पार्टी के स्ट्रक्चर को, अपनी खुद की आइडियोलॉजीज को, अपने खुद के तर्क दे रहे हैं, अपनी खुद के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा इसका जो नेगेटिव रिपरकशन है वो CPI-ML का जो ढांचा है, जो उसका बेस है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये दुष्परिणाम जो है वो पड़ रहा है। किस प्रकार से पड़ रहा है कि CPI-ML पार्टी टूटते जा रही है।
एक एक मुख्य लीडर अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति खेल रहा है, अपने ग्रुप बना रहे हैं, सीनियर लीडर्स को निकाल रहे हैं। इनके बीच में जो दोस्ती यारी है, जो कोजैवनेस थी, वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, पूरी की पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। एक और स्प्लिट आता है सीपीआई-एमएल पार्टी के अंदर। अभी आपने यहां पर क्या देखा, ये महादेव मुखर्जी ने कमान संभाल ली थी और बीएन शर्मा, जो कि चारू मजुमदार की डेथ के बाद बिल्कुल पैरेलली सीनियर लीडर थे महादेव मुखर्जी के साथ। बाकी भी थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सत्यनारायण सिंह छोड़कर चले गए, सीपीआई-एमएल एसएनएस बना लिया उन्होंने। उसके बाद ये जो आसिम चटर्जी हैं और संतोष राणा जी जो हैं, ये भी छोड़कर चले गए। इन्होंने कहा कि सीपीआई-एमएल बहुत विरोध करती है भारत की सरकार का, हमारी लड़ाई भारत की सरकार के खिलाफ नहीं, ये छोड़ के चले गए। बचा कौन? महादेव मुखर्जी, बीएन शर्मा, सीनियर लीडर्स, दिग्गज लीडर। महादेव मुखर्जी ने अपने हाथ में पार्टी ले ली, बीएन शर्मा को निकाल दिया। अब जितने लोग सीपीआई-एमएल पार्टी के अंदर महादेव मुखर्जी को सपोर्ट करते थे ना, तो वो दो तरह के लोग हो गए। ठीक है, आप ऐसा कह लो कि कुछ यूथ होंगे और या फिर कुछ सीनियर्स होंगे। तो बेसिकली वो आइडियोलॉजिकली बट गए, जो महादेव मुखर्जी का जो कैंप था, क्योंकि अब यही सीपीआई-एमएल के लीडर हैं, यही संभाल रहे हैं अब तो चारू मजुमदार की जगह। शर्मा जी भी संभाल रहे थे, लेकिन शर्मा जी को मुखर्जी जी ने निकाल दिया। ठीक है, तो महादेव मुखर्जी का जो ग्रुप था, उसके अंदर एक स्प्लिट हमें देखने को मिलता है। एक ग्रुप जो था वो ओरिएंटेड था टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ लिन बियाओ, और एक जो ग्रुप था वो लिन बियाओ की आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं था, वो उससे एंटी था। तो इट वॉज एंटी लिन बियाओ ग्रुप। अब ये लिन बियाओ कौन है? अभी तक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अभी तक हम माओ के बारे में पढ़ते थे, है ना, माओ जेडोंग के बारे में पढ़ते थे कि मॉइस्ट आइडियोलॉजी को ये लोग सपोर्ट करते थे। माओ के जो एक सक्सेसर माने गए चाइना में आगे चलकर, वो माने गए ये पर्सन। ठीक है, लिन बियाओ। इनकी भी आइडियोलॉजी माओ की तरह ही थी, लेकिन क्योंकि आप जानते हो आइडियोलॉजी किसी पर्सन के नाम के साथ एसोसिएटेड होती है। ये भी चाइना के एक लीडर थे, और चाइना के अंदर जब सिविल वॉर चला था, तो इन्होंने सिविल वॉर को शांत करा था। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, माओ की आइडियोलॉजी की तरह ही थी। अब माओ से जो आइडियोलॉजी बनी थी वो थी मॉइस्ट आइडियोलॉजी या मॉइज्म, और जो लिन बियाओ की जो आइडियोलॉजी बनी वो थी लिन बियाओइज्म या फिर लिन बियाओ आइडियोलॉजी। तो कुछ जो लोग थे महादेव मुखर्जी के कैंप में, आप जानते हो ये महादेव मुखर्जी वगैरह के कैंप की डिस्कशन को अगर 2 मिनट के लिए हम साइडलाइन करते हैं, भारत के अंदर जो भी कम्युनिस्ट पार्टीज रही हैं आज तक, या आज तक जो जिंदा हैं, वो हमेशा फॉरेन कंट्री, और स्पेशली 2 कंट्री, कौन सी? चाइना और रशिया। वहाँ पर जो भी लीडर्स रह चुके हैं या उनके टाइम पे रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी को अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी बना लेते हैं भारत के अंदर, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले। ठीक है, तो पहले माओ के पीछे पड़े हुए थे, अब जैसे ही महादेव मुखर्जी जी का टाइम आया, तो अब लिन बियाओ की आइडियोलॉजी इन लोगों को पसंद आने लगी, लेकिन सबको नहीं आई। कुछ लोग जो थे वो प्रो लिन बियाओ ग्रुप के पार्ट थे, कुछ लोग एंटी लिन बियाओ के ग्रुप के पार्ट थे। मतलब आइडियोलॉजी जो थे, कुछ लोग मानते थे लिन बियाओ की आइडियोलॉजी सही है, कुछ लोगों का ये कहना था कि लिन बियाओ की आइडियोलॉजी हमें सूट नहीं करती, हम उससे वाकिफ नहीं रखते हैं, हमारा उससे कोई तालमेल ठीक नहीं बैठता। ठीक है, अब क्या होता है, साल 1975 में एक नया ग्रुप और बनता है सीपीआई-एमएल से अलग होकर, और उसका नाम जो है वो आज भी है, 2024 तक जिंदा है, सीपीआई-एमएल लिबरेशन पार्टी। ये आज भी एक्टिव है, सीपीआई-एमएल लिबरेशन पार्टी। शॉर्ट में इसको यहाँ पर लिबरेशन बोला गया, लेकिन इसका पूरा नाम सीपीआई-एमएल लिबरेशन है। तो विनोद मिश्रा जो हैं, इनको इलेक्ट करा जाता है कि आप ये जो 1975 में एक नई पार्टी बनी है सीपीआई-एमएल लिबरेशन, आप इसके जनरल सेक्रेटरी बनो, लिबरेशन वाली सीपीआई-एमएल के। और ये है विनोद मिश्रा, और ये है इनकी सीपीआई-एमएल पार्टी। ठीक है, अब इन्होंने शुरू में तो ये क्लेम करा कि ये फॉलो करेंगे चारू मजुमदार के रास्ते को, जो चारू मजुमदार की पूरी आइडियोलॉजी थी, जो उनकी बात थी, उसी लाइन को फॉलो करेंगे। लेकिन ये पहले ऐसे नेक्सल लीडर बने विनोद मिश्रा जी, जिन्होंने रिकॉग्नाइज करा
कि अगर हम लोग भारत की सरकार के खिलाफ, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस के खिलाफ, या ऑब्वियस बात है इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस एक तरीके से भारत की सरकार के ही नुमाइंदे हैं, तो अगर उनके खिलाफ हम आर्म्ड रेबिलियन चलाते हैं, यानी कि भारत की सरकार को हम चैलेंज कर रहे हैं इंडियन आर्मी पे, इंडियन आर्म फोर्सेस पे अटैक करके, तो ये टोटली एक यूजलेस चीज़ होगी। इससे हम अपने मकसद को कभी पूरा नहीं कर सकते। अब शुरू में तो ये बोल रहे थे चारू मजुमदार की लाइन को फॉलो करेंगे, इन्होंने बोला मैं चारू मजुमदार की सारी चीज़ों से जो है एग्री करता हूँ, उसकी सारी आइडियोलॉजी को मानता हूँ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड रेबिलियन करना, हथियार उठाकर इंडियन फोर्सेस को, इंडियन लीडर्स को, इंडियन एमएलएस को, और जो ये जो पार्लियामेंट के एमपीज हैं इनको मारना, हथियार उठाकर इनको किडनैप करना, इनकी किलिंग करना, ये बकवास बातें हैं। ठीक है, अब इन्होंने बेसिकली, हमें समझ में आ रहा है कि चारू मजुमदार की आइडियोलॉजी को इनका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ना चाह रहा है। अब एक्सप्लिसिटली तो इन्होंने नहीं बोला ये वाली बात कि मैं चारू मजुमदार की आइडियोलॉजी को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये पहले ही क्लेम कर चुके हैं कि मैं फॉलो कर रहा हूँ चारू मजुमदार की लाइन को। तो अगर ये क्लेम कर देंगे कि नहीं भाई मैं तो चारू मजुमदार से बिल्कुल एक यू टर्न ले रहा हूँ उनकी आइडियोलॉजी से, तो ये दोगले कहलाएंगे कि पहले कुछ और बोल रहे हो, आप कुछ और बोल रहे हो। तो एक्सप्लिसिट तरीके से, यानी कि क्रिस्टल क्लियर तरीके से, ओपन तरीके से इन्होंने ये तो नहीं बोला कि ये चारू मजुमदार के मेथड्स को रिनाउंस कर रहे हैं, यानी कि उसको छोड़ रहे हैं, उसको लेफ्ट आउट कर रहे हैं, लेफ्ट आउट हो रहे हैं उसके मेथड से, लेकिन इन्होंने एक रेक्टिफिकेशन मूवमेंट स्टार्ट करी विद इन सीपीआई एमएल लिबरेशन पार्टी। और इस रेक्टिफिकेशन मूवमेंट का एम ये था कि आर्म्ड रेबिलियन के अंदर जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं या जो भी कमियां हैं, मतलब एक ही बात होती है शॉर्टकमिंग्स या लैप्सेस, जहां पर भी कमी रह रही है उसको रेक्टिफाई करा जाए। लेकिन इन्होंने फिर से उसी बात को रिपीट करा कि हमें आर्म्ड रेबेलियन कुछ लोगों के खिलाफ चलानी है, भारत की सरकार के साथ लड़ाई नहीं करनी है। भारत की सरकार के साथ लड़ाई करेंगे तो ठोक के जाएंगे अच्छी तरीके से। चारू मजुमदार जी ये करते थे, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, ऐसा विनोद मिश्रा जी ने बोला। इन्होंने बोला आर्म्ड रेबेलियन का तरीका हमें बदलना पड़ेगा, जो हमारी वो आर्म्ड रेबेलियन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, जिन गलतियों की वजह से चारू मजुमदार पकड़े गए, ठीक है, और उनकी डेथ हुई, या फिर हमारे इतने सारे जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, पार्टी के लीडर्स वगैरह, उन शॉर्ट कमिंग्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, उन लैप्सेस को, उन गैप्स को हमें फुलफिल करना है, ताकि हम एक सक्सेसफुल आर्म्ड रेबेलियन जो है वो चला सकें। इसके लिए इन्होंने एक रेक्टिफिकेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करी थी। ठीक है, अब क्या होता है, ये आप जान गए कि सीपीआई एमएल लिबरेशन पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनती है। इनका ये नारा था कि भारत की सरकार के खिलाफ हमें आर्म्ड रेबेलियन नहीं करना है, ठीक है, नहीं चलाना है। विनोद मिश्रा जी अलग तरीके से सोचते थे एज कम्पेयर टू चारू मजुमदार। अब धीरे धीरे करके इनका जो दिलो दिमाग है वो सॉफ्ट रास्ते पर जाने लगा। इन्होंने मास मोबिलाइजेशन जो है वो करना शुरू करी, यानी कि जनता को, आम जनता को अपने से जोड़ने के लिए इन्होंने रैलियां निकाली। और अगर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि क्या लिखा है इनके इस बैनर पर, देखो क्या लिखा हुआ है, पीसफुल प्रोसेशन। पीसफुल प्रोसेशन, शांति व्यवस्था से इन्होंने बड़ी सारी रैलियां निकाली, और ये फाइनली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर जंप करते हैं। तो ये विनोद मिश्रा जी के भी इंटेंशंस हमें पता लग गए। चारू मजुमदार वगैरह जो थे वो कट्टर तरीके से नक्सलवादी लोग थे, लेकिन यहाँ पर ये कुछ और बातें करते थे, फिर अपनी बातों से पलट जाते थे। अभी बोल रहे हैं कि आर्म्ड रेबेलियन जो है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अब एकदम ही सॉफ्ट कॉर्नर अपना लिया कि पीसफुल प्रोसेशन करते हुए, मास मोबिलाइजेशन करते हुए 1982 में, 1982 में राजनीति के अंदर कूद गए। और राजनीति के अंदर कैसे कूद गए, सीपीआई एमएल लिबरेशन पार्टी का इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने, एक नई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई। अब ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि बीजेपी की जैसे 4 विंग्स हैं, हिंदू महासभा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, है ना, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे ही सीपीआई एमएल लिबरेशन पार्टी ने एक अपना फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको नाम दिया गया आईपीएफ, इंडियन पीपल्स फ्रंट। ठीक है, आईपीएफ किस इंटेंशन से ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इसका मकसद ये था कि पूरी कंट्री में हम कांग्रेस को टक्कर देंगे,
हम एक ऑल्टरनेटिव की तरह सर्व करेंगे फॉर कांग्रेस पार्टी। और आप जानकर हैरान हो जाओगे, क्या इन्होंने जो सोचा, इनके एफर्ट से इनको क्या फल की प्राप्ति हुई? यस। बात थी साल 1989 की, जब इंडियन पीपल्स फ्रंट के एक लीडर ने एक सीट जीती पार्लियामेंट के, जब चुनाव हुए वो लीडर एमपी बना, ठीक है। और उसका जो मकसद था कि हम कांग्रेस को करारी शिकस्त देंगे। इतनी बहुत ज़्यादा भी मतलब गहरी टक्कर नहीं थी, लेकिन फिर भी ये पहली बार इतिहास के अंदर था कि फर्स्ट टाइम अ नक्सलाइट लीडर एंटर्ड द इंडियन पार्लियामेंट थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। और चारू मजूमदार के टाइम पर, जैसे हम बात करें उनकी डेथ के बाद 1969 में, एक और ग्रुप बना था बिहार के अंदर, जिसको नाम दिया गया था दक्षिण देश का। उसका नाम था दक्षिण देश। मतलब ये सारे ग्रुप्स ही क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना अलग अलग कौन कौन से पार्टी बनी, क्या बना, तो ये बना दक्षिण देश ग्रुप। और इसको फाउंड करा गया था कन्हई चटर्जी के द्वारा और अमूल्य सेन के द्वारा। ये इनकी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। और इन लोगों को, सभी लोगों को आप देखोगे ना, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, तो सबकी मूर्ति या फिर सबके पोस्टर्स के आगे लिखा रहता है कॉमरेड्स, ठीक है। जैसा कि ये जो टर्म है ये रशिया में और चाइना में बहुत प्रचलित थी रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर, चाइनीज रेवोल्यूशन के टाइम पर। भारत के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है, ये माओइस्ट लोग, नेशनलाइट्स लोग अपने लीडर्स को कॉमरेड्स बोलकर ही बेसिकली डिनोट करते हैं। फिर चाहे वो विनोद मिश्रा हो, किसी का भी आप नाम ले लो, चारू मजूमदार का, आशिम चटर्जी का, संतोष राणा का, सत्यनारायण सिंह का, महादेव मुखर्जी का, बीएन शर्मा का, सबको अगर आप देखोगे तो पार्टी के पेज में जाकर या फिर उस ग्रुप के जो गूगल पेज है उसमें आपको एक टर्म मिलेगा, दैट इज नोन एज कॉमरेड्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को कि अलग अलग ग्रुप्स कौन कौन से बने हैं? पहली बार आप इनके नाम सुन रहे हो तो मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतनी जल्दी ये नाम याद हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आप ये चीज़ समझ गए ना कि इस लेक्चर में हमने बेसिकली ये वाली बात करी है। अगर हम इस लेक्चर का बेसिकली एक क्रक्स निकालें कि CPI-ML की पार्टी जो थी ओरिजिनल चारू मजूमदार के टाइम पर, वो टूट गई बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर। अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग लीडर हैं, हर किसी का इंटेंशन हमें अलग तरीके से दिख रहा है, लेकिन अब वो उस रास्ते पर नहीं है जो चारू मजूमदार अपनाता था। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं, राइट? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। तो ये जो ग्रुप था, कौन से ग्रुप की यहां पर बात हो रही है? ये दक्षिण देश बिहार के अंदर 1969 में, ये ना बहुत ज़्यादा क्रूएल ग्रुप था, बहुत क्रूएल ग्रुप था। ये लोग क्या करते थे, कोई भी लैंडलॉर्ड जो रिच लैंडलॉर्ड है उनको किडनैप करना या डायरेक्टली उनको चाकू से मारना, तलवारों से मारना, गोलियां चलाना उनके ऊपर। और बेसिकली इस ग्रुप के अंदर थे कौन से लोग जो रिच लैंडलॉर्ड्स को मारते थे? लोअर कास्ट के लोग थे और लैंडलेस पीपल थे। इनकी आइडियोलॉजी लेकिन बहुत कट्टर थी, बहुत क्रूएल थी, बहुत सेवेज थे ये लोग, ठीक है। अब रिच लैंडलॉर्ड्स ने एक तरकीब निकाली। ये जो दक्षिण देश का जो ग्रुप है ना, यहाँ पर जो इतने क्रूएल लोग थे, तो रिच लैंडलॉर्ड्स ने सोचा भाई हम डर डर के नहीं रह सकते ऐसे। तो जो अपर और मिडिल कास्ट के जो लैंडलॉर्ड्स थे, अपर और मिडिल कास्ट के जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने अपना खुद का ग्रुप बनाया, क्योंकि वो दक्षिण देश ग्रुप के लोगों को देख रहे थे एज अ थ्रेट टू देयर डोमिनेंस। और इसके चलते उन्होंने अपनी प्राइवेट एक फोर्स रेस करी, प्राइवेट मिलिशिया रेस करी ये। और ये इतिहास के पन्नों में बहुत ही एक फेमस ग्रुप माना गया। जैसे चंबल के डाकू होते हैं ना, वैसे ही बिहार के अंदर ये एक ग्रुप बना जिसका नाम था, एक बहुत फेमस गैंग, रणवीर सेना, ठीक है, रणवीर सेना। और यहाँ पर सेम वही लड़ाइयाँ, वही राजनीति और वो सब चलती थी,
लैंडलॉर्ड्स और लोअर कास्ट और लैंडलेस पर्सन के बीच में जिस प्रकार से आपको वेब सीरीज में देखने को मिलता है, लाइक मिर्ज़ापुर या गैंग्स ऑफ वसेपुर, ठीक है। रणवीर सेना का जो ग्रुप था ये पूरी एक बहुत फेमस गैंग रही है, ठीक है। तो ये रिच लैंडलॉर्ड्स की गैंग थी, ठीक है, जो इन्होंने प्राइवेट मिलिशिया रेस करी थी ना, इन्होंने ग्रुप बनाया रणवीर सेना के नाम से। और इन्होंने ये देखा कि पास्ट में जितने भी रिच लैंडलॉर्ड्स को, ये लोअर कास्ट और लैंडलेस पीपल जो बेसिकली नक्सलाइट लोग थे, इन्होंने जो रिच लैंडलॉर्ड्स को मारा है ना, ढूंढ ढूंढ कर एक एक को उसके घर से निकाल निकाल कर जान से मार दिया गया था उन नक्सलाइट्स को इन रणवीर सेना के ग्रुप के द्वारा, ठीक है। एंड दोज हु वर सस्पेक्टेड टू बी नक्सल सिंपथाइजर्स, के जो नक्सलाइट्स को बहुत ज़्यादा पढ़कर उनकी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा खुश होते ना, उनको भी मार दिया गया था रणवीर सेना गैंग के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत, अगर मैं आपको हिडन बात बताऊँ तो सरकारें भी या आर्मी भी थोड़ी बहुत खुश थी कि हमारा काम ये करके दे रहे हैं, भिड़ने दो आपस में, दोनों ही नेगेटिव लोग हैं तो चलने दो, ये जो गैंग वॉरफेयर चल रही है। तो ये सब कुछ पूरा सिलसिला चल रहा था और बिहार की जनता उन दिनों में बहुत दहशत में रहती थी, ठीक है। फिर क्या होता है, एक आखिरी मोड़ आता है। ये जो टाइम था पोस्ट चारू मजुमदार फेज वाला 1970 से लेकर 2000 तक का, इसमें एक आखिरी मोड़ ये आता है। मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर नाम से एक ग्रुप बना था 1975 में। ये एक दूसरे ग्रुप के साथ मर्ज हुआ विद रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट सेंटर और इंडिया, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया मॉइस्ट, और इन दोनों ने कंबाइन होकर एक ग्रुप बनाया फाइनली MCCI, या सिंपली आप इसको MCCI भी बोल सकते हो विदाउट ब्रैकेट, या इसका पूरा नाम है मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। 2003 में ये ग्रुप बना था ताकि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोगों को, मॉइस्ट आइडियोलॉजीज़ के लोगों को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों को एक जगह पर लेकर आया जा सके। और अगर हमें कल को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंटर करना है तो हम सब मिलकर बेसिकली इलेक्शंस लड़ेंगे और एक साथ इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एंटर होंगे। ये जो रणवीर सेना जो ग्रुप था ये इतना फेमस था कि इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी आयुष रंजन जी के द्वारा। ये अमेज़न पे अवेलेबल है। और देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इनका नाम, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, जस्ट अ मिनट, जूम करता हूँ मैं ज़रा इसको। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बचर्स ऑफ बिहार। बचर बेसिकली वो पर्सन होता है जो मुर्गा बकरे वगैरह काटता है, कसाई, ठीक है, बचर्स ऑफ बिहार। और ये नाम देखना, टाइटल देखना इस बुक का, मतलब जो सब टाइटल है, जेंटलमैन फार्मर्स बाय डे, दिन में जेंटलमैन होते हैं और रात को रूथलेस किलर्स बन जाते हैं, ठीक है। आयुष रंजन ने लिखी थी, अमेजन पे वाली बुक अवेलेबल है। कोई भी नीड नहीं है आपको ये बुक पढ़ने की, हनुमान चालीसा पढ़ा करो आप, ये नेगेटिव किताबें नहीं पढ़नी है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमारा दोस्तों एक ट्रू IAS PCS का डेडिकेटेड एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, अगर आप चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शनल में वी हैव 4 ऑप्शंस अवेलेबल, लॉ, हिस्ट्री, PSIR एंड साइकोलॉजी। लॉ ऑप्शनल प्राची में पढ़ाती हैं, बाकी तीनों ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा अगर आपको इन डिस्कशन की PDFs को अगर अवेल करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ डैट, आपको ये जो QR कोड दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको उसको स्कैन करके यू नीड टू पे 21 रुपीज़। पेमेंट होते ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट यू कैन सेंड ऑन टेलीग्राम नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर, ये वाला नंबर है, और हमारी टीम आपको PPTs की जो PDF है वो सेंड कर देगी डायरेक्टली। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई डिस्कशन, कोई दिक्कत हो आपको तैयारी में, कोई से भी हेल्प चाहिए हो, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर मुझे आराम से बेफिक्र होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो ही मैं आपकी हेल्प करूँगा। कोई भी कैसी भी समस्या हो, आपकी प्रिपरेशन में कोई सी भी बाधा बन रही हो, कैसी भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हो मुझसे, आई एम देयर फॉर यू, रेडी टू हेल्प यू ऑल द टाइम, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों कि कंटेम्प्रेरी टाइम में, अगले लेक्चर में बात करेंगे कि कंटेम्प्रेरी टाइम में नक्सलाइट मूवमेंट का क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आज के समय में भी भारत की सरकार की नाक में दम कर रखा है इन नक्सलाइट्स ने। तो वो जो ये फेज़ है ये तो हमें दिख रहा था काफ़ी लाइट है, ये वाला फेज़, ये तो इलेक्शंस वगैरह के अंदर एंटर करने लगे हैं, ये दोबारा से कैसे रीएक्टिवेट हो गया इसको हम जानेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।